गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन क्या है? इट इज़ ए हीट इंजन विच इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन प्योर थ्योरेटिकल अजम्पशन। मतलब कि एक्चुअल में कार्नोट इंजन नहीं है, बट एक थ्योरेटिकल अजम्पशंस के बेस में माना गया कि एक आइडियल हीट इंजन यूज़ किया जाए जो कि अपनी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो उसका सारा अगर स्टडी करें तो उसकी क्या एफिशिएंसी आएगी और क्या उस इंजन के पैरामीटर्स रहेंगे। ओके, तो जो कार्नोट इंजन की अजम्पशंस थी उसमें क्या था कि फर्स्ट ये आइडियल हीट इंजन है, सेकंड कि जो ये हीट इंजन है ये एक्चुअली टोटली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि साइकिल्स जो इसके प्रोसेसिंग में जो साइकिल यूज़ करेगा उस साइकिल में ये आपका फाइनली कंप्लीट करके इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। तो नॉर्मली जो आपका कार्नोट इंजन है उसमें जो कर्व है उसमें यूज़ किए गए थे, जो भी आपके कर्व्स यूज़ किए गए थे, इसमें पहले ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को फॉलो करेगा, फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन को फॉलो करेगा, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन को फॉलो करेगा, एंड उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन को फॉलो करेगा। इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके आपका जो इंजन है वो वापस एक कंप्लीट साइकिल करके वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो अगर इसके साइक्लिक प्रोसेस को हम कर्व के फॉर्म में एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जो पीवी डायग्राम अगर हम प्लॉट करें, प्रेशर अलोंग दिस एक्सिस, वॉल्यूम अलोंग दिस एक्सिस, एंड सबसे पहले ए पॉइंट। ओके, तो इसका क्या बनेगा कर्व? सबसे पहले आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा ए टू बी पॉइंट। ए पॉइंट पे अगर हम मान लेते हैं प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, तो बी पॉइंट पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। ओके, नेक्स्ट B से C तक आपका जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो दिस इज आइसोथर्मल, दिस इज एडियाबैटिक, बट एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इसीलिए हम फिर से देख सकते हैं कि सी पॉइंट पे प्रेशर डिक्रीज हुआ बट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया V3। उसके बाद नेक्स्ट ये फॉलो करेगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो दिस इज आइसोथर्मल कर्व अप टू डी पॉइंट, एंड डी पॉइंट के पास इसके पास प्रेशर हो जाएगा P4 एंड वॉल्यूम V4। डी पॉइंट के बाद फिर से एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉलो करते हुए वापिस ये अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। ओके, तो इस वे में हम कह सकते हैं कि जो कार्नोट इंजन है वो साइक्लिक प्रोसेस में जब चलेगा तो कंप्लीटली रिवर्सिबल है कि एक साइकिल में कंप्लीट साइकिल करके वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। अब जो आपका कार्नोट इंजन है उसमें क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका कार्नोट इंजन है इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन में चार इंपॉर्टेंट पार्ट यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आपका सिलेंडर यूज़ किया जाता है। अब जो सिलेंडर यूज़ किया गया है उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? सबसे पहले तो जो सिलेंडर यूज़ किया गया है उस सिलेंडर के लिए उस सिलेंडर में हम ये कह सकते हैं कि आइडियल गैस फिल होगी। ओके, आइडियल गैस फिल है। उसके बाद जो सिलेंडर की वॉल्स हैं आपकी ये वाली वॉल एंड ये वाली वॉल, एंड इसमें एक पिस्टन फिट है, ये पिस्टन। दीज आर इंसुलेटिंग, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। जो सिलेंडर है उसकी वॉल्स एंड उसका पिस्टन
कंप्लीटली नॉन कंडक्टिंग इन नेचर है। इसका मतलब है कि इन पार्ट से आपकी हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र सराउंडिंग में नहीं होगा, ना सराउंडिंग से हीट एनर्जी ली जाएगी, बट द बेस इज इन कंडक्टिंग। ये बेस है, उसका कंडक्टिंग नेचर है। ठीक है। पिस्टन जो यूज़ किया गया है वो पिस्टन वेटलेस होगा एंड फ्रिक्शनलेस होगा। सो दीज आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिलेंडर यूज्ड इन द कार्नोट इंजन। नेक्स्ट इज हमें ज़रूरत है सोर्स की। कार्नोट इंजन में जो सोर्स यूज किया जाएगा उसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि टेम्परेचर रहेगा सोर्स का T1। ओके, T1 टेम्परेचर आपके सोर्स का है। अब ये सोर्स का टेम्परेचर T1 है और जो सोर्स है वो क्या रखता है, इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके सोर्स से अगर कुछ हीट एनर्जी ली जाए या उसको कुछ हीट एनर्जी दी जाए तो भी आपके सोर्स का टेम्परेचर T1 ही बना रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी। उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिंक। सिंक का भी सेम फीचर है। सबसे पहले बात करें अगर टेम्परेचर की, तो सिंक का टेम्परेचर T2 लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, और सिंक भी आपका इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी रखेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन सिंक को भी अगर कुछ एनर्जी दे दी जाती है तो सिंक का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिंक का टेम्परेचर भी T2 ही बना रहेगा। नेक्स्ट आपका है पार्ट है यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का क्या मतलब है? इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब है कि अगर इस स्टैंड के ऊपर आपका सिलेंडर रख दिया जाता है तो सिलेंडर की जो बेस कंडक्टिंग था वो अब इंसुलेटिंग हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मान के चल रहे हैं कि एक इंसुलेटिंग स्टैंड है आपके पास और उसके ऊपर मैंने सिलेंडर पुट कर दिया ये पिस्टन के साथ, तो क्या होगा, अब जो बेस पार्ट था जो कि कंडक्टिंग था वो पार्ट अब क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग हो गया, इसका मतलब अब हीट का ट्रांसफ़र बेस से भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका कंप्लीट सिलेंडर आइसोलेट हो जाएगा सराउंडिंग के साथ, तो वो ना हीट दे पाएगा सराउंडिंग को, ना हीट ले पाएगा। तो ये 4 इम्पोर्टेंट आपके पार्ट्स हैं कार्नोट इंजन के। अब 1 बाय 1 हम इसका प्रोसेसिंग जो है, साइक्लिक जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज। सबसे फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप में, हमने क्या लिया, सिलेंडर लिया जिसके अंदर आइडियल गैस फिल है, पिस्टन एंड उसकी वॉल्स टोटल नॉन कंडक्टिंग है बट बेस कंडक्टिंग है। ओके, अब हम क्या करेंगे, उस सिलेंडर को सबसे पहले सोर्स के ऊपर पुट करेंगे। कैसे कि हम ये लेके चल सकते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, यहाँ पे हमने सोर्स लिया और इस सोर्स के ऊपर इस सिलेंडर को फिट कर दिया। मैं हॉरिजेंटली दिखा रही हूँ ताकि मैं इसको कर्व के साथ कोरिलेट कर सकूँ। ठीक है, सिलेंडर को सबसे पहले सोर्स के साथ पुट किया। अब ये सिलेंडर हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक ये पॉइंट आपके पास, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ओके, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन क्या है आपकी, ए पॉइंट। तो आपका जो सिलेंडर है उसका पिस्टन कहाँ है, इनिशियली इस पोजीशन पे है। ओके, इनिशियली आपका जो सिलेंडर है उसका पिस्टन इस पोजीशन पे है। जैसे ही हमने सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखा, सोर्स का टेम्परेचर क्या था, T1। जो सिलेंडर है उसका बेस क्या है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग इसका मतलब ये T1 टेम्परेचर आपका
जो यहाँ पे आइडियल गैस है उस गैस को वो गैस अटेन कर लेगी। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट पे प्रेशर P1 V1 के साथ टेम्परेचर क्या होगा गैस का T1। ओके, बट सबसे फर्स्ट केस में क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे आइसोथर्मल कर्व। अब ये आइसोथर्मल कर्व क्यों फॉलो हो रहा है इस चीज़ को हम देखते हैं। आपका जो सिलेंडर है उसका बेस है कंडक्टिंग, इसका मतलब जो टेम्परेचर यहाँ पे है वो टेम्परेचर आपका यहाँ पे होगा, और सोर्स क्या है आपका इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी के साथ टेम्परेचर T1 रखे हुए हैं। तो इसका मतलब सोर्स का टेम्परेचर T1 से चेंज नहीं हो सकता, T1 ही रहेगा। इसका मतलब जो गैस है उसका टेम्परेचर भी T1 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ही गैस टेम्परेचर अटेन करेगी जो पिस्टन है वो पिस्टन पुश होगा यहाँ पे, बट टेम्परेचर T1 ही बना रहेगा। तो आइसोथर्मल कर्व यहाँ पे फॉलो होगा। तो अप टू B पॉइंट आपका जो पिस्टन है वो पिस्टन यहाँ से पुश हो जाएगा। ओके, ये मैं फाइनल पोजीशन बनाती हूँ पिस्टन की। बट इस पॉइंट पे भी जो गैस आपके अंदर फिल थी, अगर ये पिस्टन पुश हो रहा है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर था तो यहाँ पे भी T1 टेम्परेचर ही रहेगा। गैस का अंदर जितना टेम्परेचर बना रहेगा वो कंप्लीट T1 रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल कर्व है आपका, और आइसोथर्मल कर्व हमारे इस सोर्स की वजह से है। ओके, तो आपका आइसोथर्मल कर्व यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इस प्रोसेसिंग के दौरान हमने क्या किया, सोर्स से कुछ टेम्परेचर आपका गैस का हुआ है, इसका मतलब कुछ एनर्जी सोर्स से आपको आपके सिस्टम को दी गई है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी ट्रांसफ़र की गई, सिस्टम को जो एनर्जी दी गई वो हमने मान लिया Q1 एनर्जी सिस्टम को दी गई है। ओके, अगर सिस्टम ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो सिस्टम वर्क डन करेगा। यहाँ पे हम निकालते हैं वर्क डन। फर्स्ट साइकिल में वर्क डन है, मैं इसको W1 से डिनोट कर देती हूँ। वर्क डन क्या होता है आपका P डॉट dV, क्या कहते हैं हमारा dW हमारा क्या है P डॉट dV, प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल P डॉट dV। अभी इंटीग्रल में आपका वॉल्यूम चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इंटीग्रल में हम देखें तो वॉल्यूम हमारा V1 से V2 तक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस W1 इज V1 टू V2 P dV। तो हमारा वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, W1 इज इंटीग्रल V1 टू V2 P dV। ओके, अब जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे गैस जो फिल की थी वो गैस हमने फिल की थी 1 मोल ऑफ गैस। जो हमने आइडियल गैस फिल की थी सिलेंडर में वो 1 मोल थी। तो 1 मोल गैस थी तो हम कह सकते हैं PV को क्या लिखेंगे यहाँ पे RT। ओके, तो अब आइसोथर्मल कर्व है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो कितना है, इस कर्व के दौरान टेम्परेचर कितना है T1। सो PV इक्वल्स टू RT1, और यहाँ से मुझे P की वैल्यू मिली RT1 बाय V। इस P की वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरा वर्क डन आएगा V1 टू V2 RT1 dV बाय V। सो W1 इक्वल्स टू RT1 log बेस E V2 बाय V1। दिस इज माई वर्क डन फॉर फर्स्ट कर्व फ्रॉम A टू B। अब इस वर्क डन को अगर हम एरिया की टर्म में लिखना चाहें तो ये वर्क डन कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू एरिया। कौन सा एरिया, एरिया अंडर दिस कर्व। तो अगर मैं कहती हूँ B C D E F G, ये पॉइंट्स हैं मेरे पास, ओह सॉरी D E F G एंड H, ये पॉइंट्स हैं मेरे पास। तो मेरा फर्स्ट AB कर्व के दौरान जो वर्क डन हुआ वो क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व। तो आपका ये जो कंप्लीट कर्व है इसके अलोंग एरिया, तो ये एक कितना हो गया आपका एरिया यहाँ पे, दिस इज एरिया ऑफ AB F H E। ओके, सो आपका जो फर्स्ट कर्व है उसके अलोंग आपका एरिया इतना आ गया है। जब आपका सिस्टम है उसने हीट एब्जॉर्ब की और कुछ वर्क डन किया, तो ये वर्क डन आपका सिस्टम ने किया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप।
सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सिलेंडर को सोर्स से उठाएंगे और हम उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे पुट कर देंगे। तो मतलब सेकेंड स्टेप में जैसे हम लिख सकते हैं दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। हमने सिलेंडर को उठाया सोर्स से और हमने किस पे पुट कर दिया, अब इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे। दिस इज योर सिलेंडर and this is your insulating stand. पिस्टन कहाँ पे था, अभी पिस्टन था हमारा इस पोजीशन पे। टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था गैस का T1। जैसे ही इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, अब क्या होगा, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते ही जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी हीट एनर्जी थी वो उतनी ही कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब एक्सचेंज बंद हो गया इंटरनल एनर्जी का। सराउंडिंग वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग एंड द पिस्टन इज ऑल्सो थर्मली नॉन कंडक्टिंग, और जो बेस कंडक्टिंग था वो अब किस पे है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। तो कंप्लीट आपका सिलेंडर है वो क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग हो गया। और सिलेंडर अगर नॉन कंडक्टिंग है इसका मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो सिस्टम के अंदर जो हीट एनर्जी है वो उतनी ही बनी रहेगी। अगर ऐसा है तो कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें जब आपकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी तो सिलेंडर का पिस्टन इस पोजीशन से फाइनली कहाँ पे चला जाएगा, इस पोजीशन पे। सो एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी विथ, अगर एक्सपेंशन हो रही है इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V2 टू V3 एंड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है P2 से P3 तक। जैसे ही गैस एक्सपेंड होगी तो उस केस में साइमल्टेनियसली आपका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर कहाँ पे चला गया, अब T1 से T2 की स्टेट पे। वॉल्यूम था वो V2 से V3 हो गया, प्रेशर है वो P2 से P3 हो गया, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड पे आपका सिलेंडर रखा हुआ है, कोई भी सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो जितना एक्सपेंशन हुई उसी के अकॉर्डिंग आपकी गैस है उसकी कूलिंग हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में जो वर्क डन हुआ एडियाबैटिक कर्व के दौरान, उस वर्क डन को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आपका कोई भी सिस्टम को एनर्जी ना दी गई है ना सिस्टम से एनर्जी ली गई है। सो वर्क डन इज, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम यहाँ पे W2 से। सो W2 क्या है यहाँ पे आपका PdV, और एंड आपका यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है V2 से V3 तक। ओके, ये आपका एडियाबैटिक कर्व है तो हम एडियाबैटिक इक्वेशन यूज करेंगे, और एडियाबैटिक इक्वेशन क्या कहती है, PV रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, ये आपकी एडियाबैटिक इक्वेशन है आइडियल गैस के लिए। तो एडियाबैटिक इक्वेशन की हेल्प से हम प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस कांस्टेंट को अगर मैं कह देती हूँ K, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ P इक्वल्स टू KV रेज टू पावर माइनस गामा। इस प्रेशर की वैल्यू को जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा W2 इक्वल्स टू K इंटीग्रल V2 टू V3 V रेज टू पावर माइनस गामा dV। ओके, हमारे पास यहाँ पे W2 आ गया है आपका K V3 रेज टू पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा माइनस K V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब हमें KV को कन्वर्ट करना है RT में। KV को हम RT में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। ये इक्वेशन है, इसमें अगर मैं कहती हूँ दोनों साइड में V से मल्टीप्लाई कर दूँ तो PV क्या हो जाएगा, KV 1 माइनस गामा। ओके, जस्ट इस इक्वेशन में दोनों साइड मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है। सो PV इक्वल्स टू KV 1 माइनस गामा। अब आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या कहती है, PV इक्वल्स टू RT। इसको अगर मैं B पॉइंट पे यूज़ करती हूँ, B पॉइंट पे मेरे पास क्या है, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा P2 V2 इक्वल्स टू RT1। सिमिलरली एट C पॉइंट प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 एंड टेम्परेचर T2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P3 V3 इक्वल्स टू RT2। ओके,
सो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को जब मैं यहाँ से के वी रेज़ टू पावर गामा को इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास आएगा वर्क डन P kV3। सो इस P3V3 अपॉन 1 माइनस गामा माइनस P2V2 अपॉन 1 माइनस गामा। क्लियर हो गया कैसे हुआ? PV इज kV रेज़ टू पावर गामा। जब वॉल्यूम V3 था उस केस में प्रेशर P3 रहेगा तो P3V3 अपॉन 1 माइनस गामा और KV2 की जगह क्या हो जाएगा? P2V2 अपॉन 1 माइनस गामा। इस रिलेशन को मैंने यूज़ कर लिया। अब इसमें P3V3 की वैल्यू को RT की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करूँगी। जब इन दोनों रिलेशंस को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास फाइनली वर्क डन यहाँ से आएगा R/3 T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन W2, दिस इज W2 वर्क डन, W2 इक्वल्स टू R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। मैंने कांस्टेंट ऊपर भी 1 नेगेटिव कांस्टेंट ले लिया है बाहर कॉमन, नीचे भी नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लिया है तो मेरा हो गया R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेप। ठीक है, जब हम यहाँ तक पिस्टन को एक्सपेंड कर देते हैं, हम यहाँ तक C पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, वहाँ तक हमने वर्क डन निकाल लिया है। अब इस केस में जो आपका वर्क डन आया है वो अगर हम एरिया की टर्म में निकलना चाहिए तो वो कितना होगा? कौन सा कर्व आपका फॉलो हो रहा है? B2C। इस B2C कर्व के अंडर जो एरिया है वो आपका ये वाला एरिया। तो हम कह सकते हैं दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया BCFEB। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, स्टेप 3। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेप में हमें क्या किया? सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड से उठा के सिंक पे पुट कर दिया। सो अलोंग स्टेप 3 क्या कर रहे हैं? हमने यूज़ किया सिंक और आपका जो सिलेंडर है उसको उठा के सिंक पे पुट कर दिया। अब इससे क्या होगा? दिस इज सिलेंडर वॉल्स जो आपकी इंसुलेटिंग है। पिस्टन की पोजीशन कहाँ थी आपके सिलेंडर की? ये आपकी पिस्टन की पोजीशन हो गई। ओके, और अब आप सिंक पे पुट कर रहे हैं। सिंक का टेम्परेचर कितना है? T2। एंड सिंक आपका अगेन इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी रखे हुए है। तो अगर सिंक की इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी है तो क्या होगा? टेम्परेचर कितना था सिस्टम का? T2 टेम्परेचर था। सिंक का टेम्परेचर भी T2 है आपका, लेकिन अब क्या हो रहा है? आपका कंप्रेशन हो रहा है। ओके, कंप्रेशन का मतलब क्या है? आपका जो गैस है, सिलेंडर है, उसको पुश किया जा रहा है। उसको मतलब आप यहाँ से इसके जो ये पिस्टन है, इस पिस्टन को इनवर्ट डायरेक्शन में पुश कर रहे हो। जब इसके इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करोगे तो वो अपने आप तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जब भी आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो थर्ड स्टेप के दौरान जो एनर्जी रिलीज की जाएगी सिस्टम के द्वारा वो कितनी रहेगी? Q2 मान लेते हैं। क्या आपका सिस्टम है उसने Q2 एनर्जी सिंक को ट्रांसफ़र कर दी। ओके, लेकिन सिंक की इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी की वजह से टेम्परेचर आपका T2 ही बना रहेगा। और अब आपका जो पिस्टन है उसको पुश करोगे तो वो पिस्टन किस पोजीशन पे आ जाएगा? यहाँ से आपका D पॉइंट पे। तो मेरा D पॉइंट यहाँ पे है ना। तो फाइनली आपकी जो पिस्टन की पोजीशन है वो ये रहेगी। ओके, यहाँ से आपने पिस्टन को पुश किया और पिस्टन आपका इस पॉइंट पे आ गया, बट टेम्परेचर आपकी गैस का अभी भी T2 ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका सिंक का टेम्परेचर T2 है। इस टेम्परेचर से आपका जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे आपने क्या किया? कंप्रेशन किया। कंप्रेशन किया, जब भी हम गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, या फिर हम कहेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सिंक को ट्रांसफ़र कर दी है।
तो सेम टेम्परेचर आपका बना हुआ है, T2 टेम्परेचर ये आपका सिस्टम का बना रहा है। सो दिस इज अगेन फॉलोइंग आइसोथर्मल कर्व ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन। और इस कंप्रेशन के दौरान वर्क डन ऑन द सिस्टम नॉट बाय द सिस्टम, तो जितना वर्क डन किया गया सिस्टम के ऊपर, उस वर्क डन को अगर हम निकालें तो हम यहाँ पे कहेंगे W3 कह देते हैं इसके लिए। तो W3 आपका क्या होगा, P डॉट dV, एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है V3 से V4 तक। ओके, अब आपका वॉल्यूम V3 से V4 तक चेंज हो रहा है, प्रेशर है P dV है। अगेन हमें पता है यहाँ पे क्या है, आपका आइसोथर्मल कर्व है। सो आइसोथर्मल कर्व का मतलब PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दैट इज RT2। T2 टेम्परेचर है ना आपका, यहाँ पे T2 था, इस पॉइंट पे भी T2 टेम्परेचर। सो दिस इज इक्वल्स टू RT2। यहाँ से P की वैल्यू मुझे क्या मिली, RT2 बाय V। इस P की वैल्यू को मैं जब सब्स्टिट्यूट करूँगी यहाँ पे, तो मेरे पास वर्क डन आएगा W3 इक्वल्स टू RT2 log बेस E V4 बाई V3। ओके, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ वॉल्यूम को। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम को अगर इन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास W3 आएगा माइनस ऑफ RT2 log बेस E V3 टू V4। ओके, V3 से V4 तक कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, V3 बड़ा है आपका, V4 आपका छोटा है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे वर्क जो आया, वर्क डन आया है, दैट इज इन नेगेटिव फॉर्म। और नेगेटिव फॉर्म में क्यों आया वर्क डन यहाँ पे आपका, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो आपका नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस केस में अगर हम एरिया आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एरिया है जो वर्क डन को अगर एरिया की टर्म में निकालें, तो यहाँ पे आपका एरिया कौन सा होगा, ये आपका डी पॉइंट है। ओके, इस डी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का जो कर्व है, इसके बीच का जो एरिया है आपका, तो ये बीच का एरिया कितना हो जाएगा, CFGDC। सो दिस इज इक्वल्स टू एरिया CFGDC। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपका आता है स्टेप 4। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। तो फोर्थ स्टेप में अगेन क्या किया, फोर्थ स्टेप में हमने इस सिलेंडर को सिंक से उठाया और फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा। इंसुलेटिंग स्टैंड पे जब हम रख रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब जैसे कि हमने सेकंड स्टेप में देखा था, जैसे ही हम सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे, सिलेंडर का जो कंडक्टिंग बेस था अब उससे भी आपकी हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। तो पिस्टन की पोजीशन कहाँ पे थी आपकी, इस पॉइंट पे। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया है, कंप्रेशन लेके चल रहे हैं फिर से हम। तो कंप्रेशन जो होगा वो कैसा होगा, एडियाबैटिक टाइप का होगा। और एडियाबैटिक टाइप का क्यों होगा, क्योंकि देखो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते ही सिलेंडर का जो बेस है दैट इज़ नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब अब सिस्टम से कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है। तो सिस्टम की जितनी हीट है उतनी ही हीट बनी रहेगी। अब मैं कहती हूँ कि मेरा जो सिस्टम है उसको मैं कंप्रेस कर रही हूँ, कंप्रेस कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम का टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र तो हो नहीं रहा है बाहर की तरफ, एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम का हीट बाहर की तरफ। तो इसका मतलब जो हीट है वो सिस्टम के अंदर ही है। और मैंने इस पिस्टन को इस पोजिशन से आपकी डी पॉइंट यहाँ तक कंप्रेस कर दिया। मतलब पिस्टन की जो फाइनल पोजिशन है वो क्या होगी आपकी, ये पोजिशन होगी। यहाँ तक मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब इस कंप्रेशन के दौरान वॉल्यूम V4 से V1 हो गया, प्रेशर P4 से P1 हो गया, एंड टेम्परेचर T2 से T1 हो जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो कि जो पिस्टन है, ये जैसे आपका T2 टेम्परेचर था, यहाँ से अगेन T1 हो जाएगा। और जो पिस्टन है वो आपका इनिशियल पोजिशन पे आ गया है। कर्व में अगर आप देखें तो हम इनिशियल एक पॉइंट पे वापस पहुंच चुके हैं। और ये कर्व जो फॉलो होगा वो कौन सा कर्व फॉलो होगा, एडियाबैटिक कर्व, क्योंकि सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। ओके, तो इस केस में जो वर्क डन है उस वर्क डन को अगर हम निकालें तो यहाँ पे वर्क डन आपका हो जाएगा W4 एंड दैट इज अगेन इक्वल्स टू इंटीग्रल P डॉट dV वॉल्यूम V4 टू V1
एंड फिर से हम एडियाबैटिक कर्व है, एडियाबैटिक इक्वेशंस को फॉलो करेंगे। पी वी रेज़्ड टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट के, एंड यहाँ से हमारे पास आएगा P इक्वल्स टू के वी रेज़्ड टू पावर माइनस गामा। सो W4 इक्वल्स टू के वी रेज़्ड टू पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, एंड आपकी लिमिट्स हैं V4 एंड V1। ओके, अब इसको एक बार एक्सपेंड कर देते हैं। V1 ठीक है। जैसे हमने सेकंड स्टेप में किया था कि केवी को फाइनली हमने आरटी में कन्वर्ट किया था, वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। कैसे? पहले तो हमने पीवी वी से मल्टीप्लाई किया, तो पीवी इक्वल्स टू के वी 1 माइनस गामा। ओके, अब यहाँ पे जो आपका पीवी है ये हम कह सकते हैं कि आपका डी पॉइंट की बात करते हैं। ओके, तो डी पॉइंट पे आपका ये होगा P4 V4, दिस इज KV4। एंड ए पॉइंट की बात करें देन P1 V1 इक्वल्स टू KV1 1 माइनस गामा। ये V4 एंड V1 की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद हम PV को RT फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है PV इक्वल्स टू RT। नाउ एट पॉइंट D प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T2, सो P4 V4 equals to RT2, and similarly at point A P1 V1 equals to RT1। तो हम देख सकते हैं कि फाइनली हम यहाँ पे P1 की के V1 1 माइनस गामा की जगह लिख सकते हैं RT1, एंड के V4 1 माइनस गामा की जगह लिख सकते हैं RT2। तो यहाँ से हमारा W4 क्या हो जाएगा? V1 इज T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस। अब हमने जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें हमने 1 माइनस गामा को गामा माइनस 1 में यूज़ किया था, तो सिमिलर टर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे भी इसको लिख देते हैं RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 और नेगेटिव। अब ये नेगेटिव साइन एक्चुअल में हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, या फिर हम कहेंगे यहाँ से हमने वो टर्म सिमिलर बनाने के लिए किया, बट इस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव वर्क डन क्यों होगा वो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, पिस्टन को कंप्रेस किया है, और इस वजह से आपका वर्क डन है वो नेगेटिव आ रहा है। और जो भी वर्क डन यहाँ पे आया उस वर्क डन को अगेन मैं एरिया की फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ दिस वन, ये जो आपका AD कर्व है, इस कर्व के अंडर जो भी एरिया आपका आता है ये वाला एरिया, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ दिस इज इक्वल्स टू एरिया ADGHE। ओके, ये चारों वर्क डन आपके आगे सेपरेट कर्व के अलोंग। अब हम इस कंप्लीट साइकिल में जो वर्क डन हुआ था उस वर्क डन को, सो टोटल वर्क डन इज एक्चुअली sum of all the work done W1 plus W2 plus W3 plus W4, और यहाँ पे आपके पास था W1 RT1 log of V2 by V1, W2 था RT1 माइनस T2 गामा माइनस 1, W3 था RT2 log of negative of RT2 log of V3 by V4, and W4 था negative of RT1 माइनस T2 गामा माइनस 1। इन चारों वर्क डन्स को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि W2 एंड W4 ये आपके दोनों इक्वल्स टू W4, एंड साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो इसका मतलब ये दोनों वर्क डन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, साइन अपोजिट है यहाँ पे, ये वर्क डन दोनों आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल, साइन अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो टोटल वर्क डन है इसमें सिर्फ W1 एंड W3 ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ से आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा RT1 log of V2 by V1 माइनस RT2 log of V3 by
V4. सो दिस इज़ योर टोटल वर्क डन. ओके, इसको हम थोड़ा सा और कंसाइज करके लिखेंगे. उसके लिए हम एक रिलेशन यूज़ करते हैं. वो रिलेशन कैसे आई वो मैं पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ. हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू RT. ओके, एडियाबैटिक इक्वेशन है PV रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ओके, अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ PV एंड क्या बचेगा फिर उसके बाद इस इक्वेशन में V रेज टू पावर गामा -1. ओके, सो दिस इज PV एंड साथ में V रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. लेफ्ट हैंड साइड मैंने सिर्फ मॉडिफाई किया है, राइट हैंड साइड में मैंने कोई चेंज नहीं किया. और इस PV को मैं पुट कर देती हूँ RT. सो दिस इज RT V रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. क्लियर? अब मैं दोनों टेम्परेचर जो हमारे दो सेपरेट टेम्परेचर्स हैं उनके लिए यूज़ करती हूँ. तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा जो एडियाबैटिक कर्व है PC, इस एडियाबैटिक कर्व के अलोंग में चलती हूँ. तो इस एडियाबैटिक कर्व के अलोंग मेरा टेम्परेचर T1 से T2 पे चेंज हुआ है और सेम एडियाबैटिक कर्व पे मेरे दोनों टेम्परेचर लाइन करते हैं. तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि RT1 V2 गामा -1 इक्वल्स टू RT2 V3 गामा -1. क्लियर? R कॉन्स्टेंट है, दोनों साइड से कैंसिल हो गया. सो T1 V2 रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V3 रेज टू पावर गामा -1. ये रिलेशन समझ में आई आपको? ठीक है. अब इसी टाइप से नेक्स्ट जो सेकेंड एडियाबैटिक कर्व है आपका DA, इस एडियाबैटिक कर्व पे भी अगर हम यही रिलेशन लगाएं तो यहाँ से एक हमारे पास एक तो इक्वेशन ये आ गई, यहाँ से ये रिलेशन हमारे पास आ गई है. इस रिलेशन में मैं क्या करती हूँ T1 बाई T2 यहाँ से क्या आ जाएगा V3 बाय V2 रेज टू पावर गामा -1. ओके, सिमिलरली जब मैं इस एडियाबैटिक कर्व का डिस्कशन करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा T2 V4 रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू एट दिस पॉइंट T1 V1 रेज टू पावर गामा -1. ओके, और इससे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे T1 बाई T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V4 बाई V1 गामा -1. अब ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं. T1 बाई T2 V3 बाई V2 गामा -1 एंड अगेन T1 बाई T2 V4 बाई V1 गामा -1. एक्चुअल में हम V3 V4 V2 V1 इनकी रिलेशन निकालना चाह रहे हैं आपस में ताकि इस रिलेशन को और कंसाइज कर सके. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा V3 बाई V2 गामा -1 इक्वल्स टू V4 बाई V1 गामा -1. पावर सेम है, पावर्स को मैं रिमूव कर देती हूँ. तो V3 बाई V2 इक्वल्स टू V4 बाई V1, या फिर मैं कह सकती हूँ मुझे क्या चाहिए V3 बाय V4 चाहिए. V3 बाई V4 इक्वल्स टू V2 बाय V1. एडजस्ट कर सकते हैं इनको. तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि V3 बाई V4 इक्वल्स टू V2 बाय V1. ये दोनों आपके जो रेशियोज़ हैं ये इक्वल हैं. अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो इसका मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा जो वर्क डन है W दैट इज इक्वल्स टू R T1 माइनस T2 log ऑफ बेस E V2 बाय V1. ठीक है. So this is my total work done by this Carnot engine. Okay. अब एक बार इस वर्क डन को हम अगर एरिया की फॉर्म में एनालाइज करें तो एरिया की फॉर्म में हम क्या देखेंगे. दिस वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल्स टू एरिया ऑफ कर्व ABCDE. इस क्लोज लूप के अंदर जो एरिया आता है that area is actually total work done by the Carnot engine in one complete cycle. अब हम Carnot engine की एफिशिएंसी की बात करते हैं.
एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी को अगर हम जनरल डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं कि किसी सिस्टम को हमने कितनी एनर्जी दी और उस सिस्टम ने कितनी एफिशिएंटली उस एनर्जी को कन्वर्ट किया। अब जो आपका कार्नोट इंजन है ये क्या करता है? ये आपका करता है एक्चुअल में हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ओके, तो हमने इस इंजन को कुछ हीट एनर्जी दी। कितनी हीट एनर्जी दी थी हमने सिस्टम को? Q1। कब? जब हमने इसको सोर्स पे पुट किया था तब। तो Q1 हमने इसको हीट एनर्जी दी और इस सिस्टम ने कितनी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की, जो कि हम कहेंगे इसके वर्क डन की फॉर्म में आएगी। सो एफिशिएंसी को डिनोट किया जाएगा टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइड बाय एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, अब हमें पता है एनर्जी कितनी दी थी सिस्टम को? Q1। कितनी रिलीज की सिस्टम ने एनर्जी? एनर्जी कहाँ रिलीज की थी? ये सिंक को कितनी रिलीज की थी? Q2। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन में कितनी एनर्जी यूज हो गई? दैट इज Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे आपका नीटा क्या हो जाएगा? वर्क डन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और इसको कह सकते हो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। फर्स्ट केस में हमने इस सिस्टम को Q1 एनर्जी दी थी और उसने कुछ वर्क किया था जो कि आपका W1 वर्क था। तो Q1 एनर्जी जो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगी? W1 वर्क के इक्वल होगी। और W1 वर्क कितना था आपका? RT1 log बेस E V2 बाय V1। ओके, और आपका टोटल वर्क डन हमने अभी फाइंड आउट किया था। टोटल वर्क डन हमारा कितना आया था? RT1 माइनस T2 log बेस E V2 बाय V1। ठीक है, तो अब हम इन दोनों पैरामीटर्स को Q1 एंड W को अगर नीटा में पुट करें, सो नीटा इज इक्वल्स टू RT1 माइनस T2 log बेस E V2 बाय V1 डिवाइड बाय RT1 log बेस E V2 बाय V1। यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आपके कैंसिल हो जाएंगे और कितना आएगा? T1 माइनस T2 बाय T1। सो दैट इज 1 माइनस T2 बाय T1। सो आपका जो नीटा है ये एक्चुअल में हम कह सकते हैं, अगर एनर्जी की फॉर्म में निकालेंगे तो नीटा आएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। अगर टेम्परेचर की फॉर्म में निकालेंगे तो 1 माइनस T2 बाई T1। और अगर इन दोनों को हम कोरिलेट करें तो यहाँ से मेरे पास आएगा Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू T2 बाई T1। Q2 energy given to the sink, Q1 energy taken by the source, taken by the system from the source, T2 is temperature of sink and T1 is temperature of source। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट रिलेशन यहाँ से हमें मिल गया है। अगर हम एफिशिएंसी को यहाँ से देखें तो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑलवेज 1 माइनस, इसका मतलब 100% एफिशिएंसी आपके सिस्टम की नहीं होगी। हम अगर बात करें कि कार्नोट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ किया जा सके, तो रेफ्रिजरेटर की तरह कैसे यूज़ करेंगे कार्नोट इंजन को? कार्नोट इंजन है, रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो करता है, तो इसका मतलब है इसके प्रोसेस को इन्वर्ट किया जा सकता है। प्रोसेस को इन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हमने सोर्स से Q1 एनर्जी यहाँ पे ली थी और सिंक को Q2 एनर्जी यहाँ पे दी थी। उल्टा अगर हम कर दें कि हम कहें कि सिंक से Q2 एनर्जी ली जाए और सोर्स को Q1 एनर्जी दी जाए, तभी तो रेफ्रिजरेटर का काम होगा कि एनर्जी लोअर टेम्परेचर से ली जा रही है लेकिन हायर टेम्परेचर के सिस्टम को दी जा रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब एनर्जी जो ली सिस्टम ने कहाँ से ली गई है एनर्जी? सिंक से, और ये कितनी ली? Q2। इस साइकिल में एनर्जी ली सिस्टम ने एंड सोर्स को रिलीज की, तो एनर्जी रिलीज की गई Q1। और नेक्स्ट आपका जो सिस्टम है उसने वर्क डन किया Q1 माइनस Q2।
सिस्टम पे वर्क डन किया गया है ना, ये प्रोसेस हमने अब रिवर्ट कर दिया है, तो सिस्टम पे जो वर्क डन किया गया है दैट इज़ Q1 माइनस Q2। तो अब जो आपका रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पे हुआ है, उस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के पैरामीटर को अगर एनालाइज करें तो इसको एक्चुअल में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको कि K से डिनोट करते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका क्या आएगा Q2 बाय W वर्क डन। सो दिस इज Q2 बाय Q1 माइनस Q2, ठीक है। और ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका हो सकता है, पॉसिबल है कि 100% से ज़्यादा हो जाए। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट नीटा एक्सीड 100%। नहीं हो सकता कि आपकी एफिशिएंसी 100% हो जाए या 100% को क्रॉस कर जाए, बट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस may be above 100%। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो 100% से ज़्यादा हो सकता है। जब हम कार्नोट इंजन को रिवर्सिबल साइकिल में मीन्स रेफ्रिजरेशन में यूज़ करेंगे तो उस केस में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो 100% से अबव हो सकती है। तो ये आपका कंप्लीट कार्नोट इंजन के बारे में था। ओके, आई थिंक आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।